नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज करने जा रहे हैं और यह है घटना चक्र का वार्षिकांक 2020 का वार्षिकांक करेंगे हम लोग। और एक एक वीडियो डेली होगा। आज जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम का है, अंतर्राष्ट्रीय करेंगे, खेलकूद करेंगे, उसी तरह सूचकांक, रैंकिंग, पुस्तक, लेखक, महत्वपूर्ण चर्चित स्थल, इस तरह का जो है अलग अलग वीडियो आपके लिए आएगा। तो ये सीरीज आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, सारे सीरीज जरूर देखिएगा। पिछले एक वर्षों के जो 2020 का वार्षिकांक है, इसमें 2020 के घटना चक्र से जो वार्षिकांक आया हुआ है उसके सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है। और आपको एक बात बता दें कि जो वार्षिकांक आया है उसमें 2019 के भी सितंबर से दिया गया है, लेकिन इसमें सिर्फ 2020 के घटना शामिल किया जा रहा है, क्योंकि आपको एग्जाम जो भी दिसंबर में होगा उसमें 2020 के सितंबर अक्टूबर की चीजें आने की उम्मीद नहीं है। ऐसी स्थिति में इसमें सिर्फ 2020 के घटनाक्रम को शामिल किया गया है। कुछ चीजें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगती है कि 2020 में आनी चाहिए, 2019 की चीजें, एक दो पॉइंट्स वैसे भी शामिल किए गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम पहला है स्वच्छता सर्वेक्षण। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 20 अगस्त 2020 को जारी किया गया आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। इसमें कुल 4242 शहरों का सर्वेक्षण किया गया था, 22 कंटेनमेंट बोर्ड सहित। और ये तो पिछले कई वर्षों से हो रहा है, लेकिन पहली बार डिजिटल सर्वे था ये। इसमें शहरों को रेटिंग भी प्रदान की गई है। तो कुल 6 शहर को 5 स्टार रेटिंग प्रदान किया गया है, 65 शहर को 3 स्टार रेटिंग प्रदान किया गया है और 70 शहर को 1 स्टार रेटिंग प्रदान किया गया है। अब उसके साथ साथ रैंकिंग प्रदान की गई है स्वच्छता के मामले में। तो देखिए, गंगा के किनारे बसे शहर, गंगा नगरों में जो है रैंकिंग, इसमें पहला स्थान है वाराणसी, दूसरा कानपुर। 1 लाख से अधिक आबादी वाले 1 लाख से अधिक आबादी वाले गंगा नगरों में पहला स्थान है वाराणसी का, दूसरा स्थान है कानपुर का। और 1 लाख से 50,000 तक की आबादी वाले गंगा नगरों में पहला स्थान है कन्नौज का और दूसरा बिजनौर। और खास बात है कि गंगा नगर में सारे नगर जो हैं ये चारों यूपी के हैं। अब देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण में जो रैंकिंग प्रदान की गई है, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। और ये इंदौर लगातार चौथे वर्ष शीर्ष पर है। लगातार चौथे वर्ष इंदौर 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में शीर्ष पर है। दूसरे स्थान पर सूरत, तीसरे स्थान पर नवी मुंबई, चौथे विजयवाड़ा और पांचवा अहमदाबाद। और इसमें जो है 10 लाख से अधिक आबादी वाले 47 नगरों का सर्वेक्षण किया गया इसमें, और 47वां है बिहार की राजधानी पटना, यानी अंतिम स्थान। स्वच्छता सर्वेक्षण में कह सकते हैं कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सबसे गंदा शहर पटना, सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में पहले स्थान पर है अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का, दूसरे स्थान पर कर्नाटक का मैसूरू और तीसरे स्थान पर एनडीएमसी नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण में जो है राज्यों की भी रैंकिंग प्रदान की गई है और इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। 100 से अधिक स्थानीय निकाय वाले नगर राज्य, 100 से अधिक स्थानीय निकाय शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्य और 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्य। तो 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ जो है राज्य छत्तीसगढ़, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर एमपी, फिर गुजरात और उसके बाद पंजाब। उसी तरह 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य झारखंड, दूसरा हरियाणा, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम और पांचवा असम। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए, इसके गठन को मंत्रिमंडल की मंजूरी प्रदान की गई 19 अगस्त 2020 को। और ये जो है सीईटी का आयोजन करेगी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, समान योग्यता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। किस लिए? तो सेंट्रल ग्रुप बी और ग्रुप सी के नॉन टेक्निकल पद पर भर्ती के लिए। और यह परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित हो जाएगी और ये 12 भाषाओं में इसका आयोजन होगा। और ये 3 प्रकार की परीक्षाएं आयोजित करेगी, 10th स्तर के एग्जाम के लिए अलग, 12 स्तर के एग्जाम के लिए वैकेंसी के लिए अलग और ग्रेजुएशन स्तर के वैकेंसी के लिए अलग। और ये जो है केवल टीयर 1 का आयोजन किया जाएगा इसके द्वारा।
शेष टीयर 2 टीयर 3 जिस एग्जाम में होंगे, जिस वैकेंसी में, उसका आयोजन जो है संबंधित एजेंसी द्वारा किया जाएगा, जैसे कि एआरआरबी, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, इनके द्वारा किया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, और इसका स्कोर जो है 3 वर्ष के लिए वैलिड होगा, यानी एक बार जो सीईटी आप देते हैं तो आप अगले 3 वर्ष तक सिर्फ इसी स्कोर पर काम चलाएंगे, उसके पहले आपको फिर से सीईटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी वैकेंसी के लिए। अटल रैंकिंग 2020, अटल रैंकिंग 2020 शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये किया गया है पहल। ये 18 अगस्त 2020 को उपराष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया ये रैंकिंग। सरकारी संस्थान और निजी संस्थान की रैंकिंग जारी की गई शिक्षा के क्षेत्र में। तो सरकारी संस्थानों में देखिए शीर्ष 3 संस्थाएं जो है, पहला है आईआईटी मद्रास, दूसरा है आईआईटी बॉम्बे, तीसरा है आईआईटी दिल्ली। उसी तरह निजी संस्थानों में कलिंगा आईआईटी ओडिशा पहले स्थान पर है, एसआरएम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, और वीआईटी वेल्लोर प्रौद्योगिकी संस्थान, ये भी वेल्लोर में है तमिलनाडु में, ये तीसरे स्थान पर है। और इसमें पहली बार महिला से संबंधित उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग जारी की गई, उसमें पहले स्थान पर यानी कि शीर्ष पर है अविनाशी लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वीमेन तमिलनाडु का। ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये पहली बार जारी किया गया है। तो ये तमिलनाडु के इंस्टीट्यूट को महिला से संबंधित उच्च शिक्षण संस्थान में, और इसमें तो सरकारी और निजी दोनों का, लेकिन महिला से संबंधित जो है सिर्फ सरकारी के आंकड़े जारी किए गए, रैंकिंग जारी किया गया। भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे कहां बनाया गया है? असम में, गुवाहाटी में, ब्रह्मपुत्र नदी पर। और सबसे लंबा है तो इसकी लंबाई है 1.82 किलोमीटर, और इसमें लागत आई है लगभग 58.08 करोड़ रुपए। 24 अगस्त 2020 को इसका उद्घाटन किया गया। और गुवाहाटी में जो है कचरी घाट से उत्तरी गुवाहाटी के डोल गोविंदा को जोड़ता है, ये 1.82 किलोमीटर का जो है रोपवे है। बिहार में रोपवे है राजगीर में, अंतर्राष्ट्रीय शांति स्तूप जो है, तो वहां जाने के लिए रोपवे का इस्तेमाल किया गया है। और वो राजगीर का रोपवे जो है ये जापान द्वारा निर्मित है। अंडमान निकोबार कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ये जो है सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना का अंग है। इसमें जो इसकी आधारशिला रखी गई थी 30 दिसंबर 2018 को, और इसका उद्घाटन किया गया 10 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, यानी कि 18 के दिसंबर में रखा गया, यानी कि 2 वर्ष से कम समय में ये काम पूरा किया गया। और ये 2300 किलोमीटर लंबा है। ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया गया चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के बीच। पोर्ट ब्लेयर को जोड़ा गया हाई स्पीड इंटरनेट के लिए, और पोर्ट ब्लेयर के साथ साथ वहां से आगे 6 अन्य द्वीपों पर भी ये इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यही ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से समुद्र के अंदर ये बिछाया गया है ऑप्टिकल फाइबर केबल 2300 किलोमीटर लंबा। इसमें खर्च आया है लगभग 1224 करोड़ रुपए। किसान रेल, देश का पहला किसान रेल महाराष्ट्र के नासिक के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच चली 7 अगस्त 2020 को, 1519 किलोमीटर लंबी। तो किसान रेल क्यों चलाया गया है? इसका लक्ष्य है कृषि उत्पादों को दूर के स्थल तक जल्दी पहुंचाना, क्योंकि कई कृषि उत्पाद हैं जो कि जल्दी सड़ते हैं, जल्दी खराब होते हैं। ऐसे कृषि उत्पादों के पहुंचाने के लिए ही, शीघ्र पहुंचाने के लिए ही, ताकि किसान जो है बड़े मार्केट तक, दूर के मार्केट तक भी अपनी पहुंच सुनिश्चित कर सकें। किसी क्षेत्र में जो चीज का उपज नहीं होता है, उत्पादन नहीं होता है, उस क्षेत्र में दूर के क्षेत्रों से जहां की उसका उत्पादन हो रहा है, वहां से उनका पहुंच सुनिश्चित करना। ये सोचिए कि 1519 किलोमीटर तक के लिए चलाया गया। और दूसरी जो है किसान रेल चलाई गई बरौनी से टाटानगर, बिहार के बरौनी से झारखंड के टाटानगर के बीच चलाई गई। और इसके लिए इसमें जो है दूध, ये तो स्पेशल दूध के लिए चलाया गया है। बरौनी से दूध का जो है पहुंच किया जाएगा टाटानगर तक, लेकिन रास्ते में बोकारो और हटिया में भी इसका सप्लाई होगा। यानी कि बरौनी से जो दूध का सप्लाई होगा वो बोकारो
हटिया और टाटानगर में किया जाएगा। तो दूसरी किसान रेल चली 14 अगस्त को बरौनी से टाटानगर के बीच। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 फरवरी 2020 को इस न्यास के गठन को मंजूरी प्रदान की गई। सुप्रीम कोर्ट का 9 नवंबर 2019 को जो फैसला आया था उसी के आलोक में। और 5 अगस्त 2020 को मंदिर का भूमि पूजन किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। ये भी महत्वपूर्ण, यहाँ तिथि महत्वपूर्ण हो जाती है। 5 अगस्त 2020 ये तिथि महत्वपूर्ण हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये देखिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास जो है, ये न्यास 15 सदस्यीय होगा, जिसमें एक दलित सदस्य अवश्य होंगे। इन सदस्यों को वेतन नहीं दिया जाएगा, लेकिन भत्ते, उसमें खासकर यात्रा भत्ता दिया जाएगा। भत्ते में यात्रा भत्ता दिया जाएगा, वेतन नहीं दिया जाएगा, यात्रा भत्ता दिया जाएगा। कहीं अगर इस कार्य से जाते हैं तो उनका यात्रा भत्ता प्रोवाइड किया जाएगा उन्हें। और एक दलित सदस्य जो अभी ये न्यास है, इसमें जो दलित सदस्य हैं वर्तमान में, वे दलित सदस्य हैं कामेश्वर चौपाल पटना के। 15 सदस्य में एक अध्यक्ष हैं, एक महासचिव हैं। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं महंत नृत्य गोपाल दास, निर्मोही अखाड़ा के प्रमुख हैं ये। और महासचिव हैं चंपत राय। और एक खास तथ्य है कि अयोध्या के जो जिलाधिकारी होंगे, डीएम होंगे, वो इसके पदेन सदस्य होंगे। इस न्यास के 15 सदस्य में वो भी शामिल होंगे, पदेन सदस्य होंगे। यानी कि जो भी अयोध्या का डीएम होगा वो उसका सदस्य होगा। इसके साथ साथ देखिए एक तथ्य और, मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा को बनाया गया है। और ये जो न्यास है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास, इसे जो है, जो इस न्यास में राशि होगी उसके खर्च की तो पूरा अधिकार प्राप्त होगा कि कैसे खर्च करना है, किस क्षेत्र में खर्च करना है। लेकिन ये जो क्षेत्र है, इसकी संपत्ति को, मंदिर की संपत्ति को बेचने का अधिकार इस ट्रस्ट को नहीं होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये देश की तीसरी शिक्षा नीति है, थर्ड। इसके पहले जो था जस्ट पिछला 2020 से पहले 1986 में, और उसके पहले 1968। पहला था 1968 में, दूसरा हो गया 1986 में, और तीसरा 2020 में। 1986 को जो शिक्षा नीति थी उसमें 1992 में कुछ संशोधन किए गए थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 19 जुलाई 2020 को मंजूरी प्रदान की गई। और पहले जो था हमारा पैटर्न 10+2+3 पढ़ाई का, यानी 15 वर्ष का जो था पढ़ाई का पैटर्न, उसे इसमें कुछ चेंज किया गया है। और ये भी 15 वर्ष के लिए ही जारी किया गया है। लेकिन ये पैटर्न है 5+3+3+4। और खास बात यह है कि इसमें उम्र 3 वर्ष की उम्र से ही कैलकुलेट किया गया है पढ़ाई के लिए। बच्चों का 3 से 18 वर्ष के उम्र के लिए किया गया है, यानी 3 वर्ष से 18 वर्ष तक, यानी कि कुल 15 वर्ष की पढ़ाई के लिए। तो 3 वर्ष से पहले 5 वर्ष, ये 5, 3, 3, 4 जो है, ये देखिए आधारभूत में 5 वर्ष का जो है, इसको बांट दिया गया 2 भाग में, 3 वर्ष और 2 वर्ष। तो 3 वर्ष हो गया आंगनबाड़ी, प्री स्कूल या बाल वाटिका में, यानी कि 3 वर्ष का बच्चा जब एडमिशन लेगा आंगनबाड़ी या प्री स्कूल या बाल वाटिका में, तो वहां वो 3 वर्ष बिताएगा। और वो जब 6 वर्ष का होगा तो फिर क्लास 1 में एडमिशन लेगा, और उसके बाद अगले साल क्लास 2 में, यानी कि 8 वर्ष की आयु तक वो आधारभूत शिक्षा प्राप्त करेगा। उसके बाद प्रारंभिक स्टेज, फिर मध्य और फिर माध्यमिक। प्रारंभिक स्टेज में 3 इयर्स की शिक्षा, माध्यमिक मध्य स्तर पर भी 3 वर्ष और माध्यमिक स्तर पर 4 वर्ष। उम्र बढ़ाते जाइए अगले अगले वर्ष, हर अगले वर्ष, यानी कि यहाँ 8 वर्ष तक रहेंगे। 3 वर्ष हो गया, यहाँ 8 के बाद से 11 वर्ष की आयु तक 3 वर्ष तक, फिर यहाँ 14 वर्ष की आयु तक 11 से 14, और यहाँ 14 से 18 वर्ष की आयु तक माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करेंगे। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य रखा गया है। कम से कम ग्रेड 5 तक, कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम अनिवार्य रूप से घरेलू भाषा, मातृभाषा या स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा होगी।
त्रिभाषा फॉर्मूला जो पहले से जारी था उसे जारी रखा गया है, लेकिन उसमें लचीलापन लाया गया है, राज्यों पर थोपा नहीं जाएगा। ये 10th और 12th के जो अभी बोर्ड होते थे, बोर्ड परीक्षाएं, वो परीक्षाएं जारी रहेंगी। एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख के गठन का प्रस्ताव किया गया है, PARAKH। अब ये क्या है परख? परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। और देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 2018 के 26.3% से बढ़ाकर 2035 तक 50% करने का इसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया। यानी कि वर्तमान में 2018 के डाटा के अनुसार वर्तमान में है जो उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात है 26.3%, जिसे 2035 तक बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। एमफिल का कार्यक्रम को बंद कर दिया गया। MA, MSc, MCOM यानी कि मास्टर डिग्री से PhD, इसके बीच जो है मास्टर डिग्री से PhD के बीच होता था MCOM। हर एक यूनिवर्सिटी नहीं कराते थे, लेकिन कई यूनिवर्सिटी में प्रसिद्ध था, जैसे बिहार के अधिकांश यूनिवर्सिटी में नहीं है। DU, JNU वगैरह में आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ MPhil का प्रावधान बंद कर दिया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया। शिक्षा में निवेश को GDP का 6% तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस शिक्षा नीति के निर्माण के लिए के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी, जिस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी 31 मई 2019 को। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है, किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए? के कस्तूरीरंगन। सुपोषित मां अभियान, सुपोषित मां अभियान कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा इसका प्रारंभ किया गया। कोटा यानी कि राजस्थान। यदि राज्य पूछा जाए कहां प्रारंभ किया गया तो राजस्थान, जगह पूछा जाए तो कोटा। किस लिए प्रारंभ किया गया है? पोषण अल्पता को दूर करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। पोषण अल्पता किसमें? गर्भवती माताओं में और नवजात शिशुओं में। लेकिन वर्तमान में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह सिर्फ 100 महिलाओं के लिए लागू किया गया है, 1000 महिलाओं के लिए, और इसमें 12 महीने महिलाओं को अनाज प्रदान किए जाएंगे और एक परिवार की सिर्फ एक ही गर्भवती महिला का चयन इसके तहत किया गया है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, और इसकी सफलता मिलने के बाद इसे राष्ट्र स्तर पर लागू किया जाएगा। इसका क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाएगा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, गरीब कल्याण रोजगार अभियान 20 जून 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। कहां से किया गया? बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहर ग्राम से, तेलिहर ग्राम से इसका शुभारंभ किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, VC के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और यह अभियान 125 दिन के लिए प्रारंभ किया गया है। इसमें 6 राज्यों में 116 जिला का चयन किया गया है, जिसमें 27 आकांक्षी जिला भी शामिल हैं। 6 राज्य कौन कौन से हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा और झारखंड। देखिए ये है जिलों की संख्या, किस राज्य में कितने जिले हैं। कुल 116 जिले, जिसमें बिहार के 32, यूपी के 31, MP के 24, राजस्थान के 22, ओडिशा के 4 और झारखंड के 3। उसी तरह इसमें 27 आकांक्षी जिले जो सम्मिलित हैं वे हैं बिहार के 12 आकांक्षी जिले, यूपी के 5, MP के 4, राजस्थान के 2, ओडिशा के 3 और झारखंड, ओडिशा के 1 और झारखंड के 3 आकांक्षी जिले शामिल हैं। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कोविड-19 के कारण गांव लौटे कामगारों को सशक्त बनाना और उन्हें अपने क्षेत्र में ही आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना। और इसमें सिर्फ वैसे जिलों का चयन किया गया है जिसमें कि प्रवासी कामगार जो है 25,000 से अधिक लौटे हैं। प्रवासी कामगारों का आवक बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन जिस भी जिले में 25,000 से अधिक प्रवासी कामगार लौटे हैं उन्हीं जिलों का चयन किया गया है इस अभियान के लिए। मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना, मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना, इसकी आधारशिला रखी गई
23 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? मणिपुर को पेयजल की आपूर्ति करना। मणिपुर राज्य ने 2024 तक हर घर जल का लक्ष्य रखा है। इसमें कुल लागत अनुमानित है 3054.58 करोड़ रुपए और इस राशि का वित्त पोषण किया जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 26 मार्च 2020 को इसके तहत 1.7 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत, और इसके तहत ढेर सारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। ये जो राशि है 1,70,000 करोड़ रुपए, इसके तहत ढेर सारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा, जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। और ये जो पैकेज दिया गया है गरीब कल्याण योजना, इसका उद्देश्य है कोविड-19 के दौरान जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई गरीबों के लिए, उसमें उन्हें मदद करना। उसी का एक घटक प्रारंभ किया गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसके तहत जो है गरीबों को हर महीने प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलोग्राम गेहूं या चावल और 1 किलोग्राम चना हर महीने दिए जाने का प्रावधान किया गया है, और इससे कुल 80 करोड़ गरीब व्यक्ति लाभान्वित होंगे, जो कि भारत की कुल आबादी का लगभग 2/3 है। यानी कि 2/3 भारतीय आबादी इस योजना से लाभान्वित होगी। और ये योजना प्रारंभ किया गया था, ये जो अन्न योजना है, ये पहले अप्रैल में प्रारंभ किया गया था जून तक के लिए, यानी कि 30 जून तक के लिए प्रारंभ किया गया था, लेकिन कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन की स्थिति एक्सटेंशन के कारण इसे नवंबर 2020 तक एक्सटेंडेड किया गया है, यानी कि 30 नवंबर 2020 तक इसकी अवधि है। और इसी योजना के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत ही मनरेगा मजदूरी में वृद्धि की गई। मनरेगा कार्यक्रम को फोकस किया गया क्योंकि गरीब लोग जो प्रवासी थे लौट रहे थे, वैसी स्थिति में उनको रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार के पास एक बहुत बड़ी योजना है मनरेगा योजना। तो उसके मजदूरी में भी वृद्धि किया गया, और ये वृद्धि किया गया 20 रुपया, जो पहले 182 रुपया था उसे बढ़ाकर 202 रुपये किया गया, और ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2020 से। मनरेगा योजना के तहत 13.62 करोड़ परिवार लाभान्वित हो रहे हैं, यानी कि लगभग 68 करोड़ व्यक्ति, यानी परिवार में कुल इतने व्यक्ति, औसत जो है लगभग 5 व्यक्ति प्रत्येक परिवार। और एक इसमें खास बिंदु है, वो खास बिंदु है कोविड-19 के दौरान सरकारी अस्पतालों तथा स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना। कोविड-19 के दौरान इसकी भी घोषणा की गई, और इसमें 50 लाख रुपए के मुआवजा का प्रावधान किया गया है, यानी कि किसी भी कोविड-19 मरीज के इलाज के दौरान जो भी स्वास्थ्य कर्मी, चिकित्सक, डॉक्टर, नर्सेज या अन्य स्वास्थ्य कर्मी किसी भी रूप में प्रभावित होते हैं कोविड-19 के इलाज के लिए, तो उनकी मृत्यु पर 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस किया गया है। भारतीय सेना में महिलाओं के लिए अस्थायी कमीशन, इसको मंजूरी प्रदान की गई 23 जुलाई 2020 को औपचारिक रूप से, और सभी 10 वर्गों में अस्थायी कमीशन दिया गया। कुछ दिन पहले फरवरी और मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न निर्णयों में इसी प्रसंग में उल्लेख किया था। और आपको बता दें कि सबसे पहले जो है सशस्त्र बलों में महिला केवल चिकित्सकीय सेवा तक ही कार्यरत थी, सिर्फ चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत थी। लेकिन 1992 में महिलाओं को जो है महिला अधिकारियों के कमीशन की शुरुआत हुई, लेकिन ये कमीशन अस्थायी तौर पर था। पहले ही से 5 वर्ष के लिए नौकरी के लिए हुआ था कि 5 वर्ष के लिए, और उस 5 वर्ष को 5 वर्ष और के लिए एक्सटेंडेबल रखा गया था वुमेन स्पेशल एंट्री स्कीम के तहत। 1992 में एंट्री किया गया 5 वर्ष के लिए, और 5 वर्ष एक्सटेंडेबल, यानी कुल 10 वर्ष के लिए। 2005 में इसे बढ़ाकर जो है 14 वर्ष तक किया गया, लेकिन अब जो है अस्थायी कमीशन दे दिया गया है महिलाओं को भारतीय सेना में। आत्मनिर्भर भारत सप्ताह कब से कब तक है? सप्ताह 7 से 14 अगस्त 2020 के बीच मनाया गया आत्मनिर्भर भारत सप्ताह रक्षा मंत्रालय के द्वारा। 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान का ये अंग है, और उसके तहत आत्मनिर्भर भारत सप्ताह, आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है, इसके तहत आत्मनिर्भरता जो है रक्षा के क्षेत्र में भी, इसीलिए रक्षा मंत्रालय मना रहा है आत्मनिर्भर भारत सप्ताह, जिसके तहत 9 अगस्त 2020 को रक्षा मंत्रालय ने 101 हथियारों तथा सैन्य उपकरणों को नकारात्मक सूची
में डाल दिया है, यानी कि इनका आयात बंद कर दिया गया है। लेकिन ये बंद जो है क्रमिक रूप से किया गया है। कुछ का दिसंबर 2020 से बंद होगा, फिर दिसंबर 2021 से बंद होगा। इस तरह 2025 तक, दिसंबर 2025 तक ये जो लिस्ट दिया गया है 101 रक्षा उपकरणों को नकारात्मक सूची में जारी किया गया है, उन सभी को क्रमिक रूप से 2025 तक उनका आयात बंद कर दिया जाएगा और उनका उत्पादन देश के अंदर ही उत्पादन किया जाएगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, स्वनिधि देखिए स्पेलिंग इस रूप में होगा और इसका फुल फॉर्म क्या है, SVA, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर, यानी कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना, ये इस योजना का पूरा नाम हुआ। देखिए यह एक विशेष सूक्ष्म ऋण सुविधा योजना है और ये किस लिए चलाया गया है, तो लॉकडाउन के दौरान जो भी स्ट्रीट वेंडर्स प्रभावित हुए, जिनका कि रोजगार ठप पड़ गया, तो रोजगार बंद होने के बाद वो तो अल्प पूंजीगत वाले रोजगार का कार्यकर्ता हैं। ऐसे स्थिति में लॉकडाउन की अवधि के बाद जो है इन्हें रोजगार के लिए फिर पूंजी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इनके पास पूंजी नहीं रहता। लॉकडाउन में जो है जो भी बच्ची खुची पूंजी रहेगी, छोटी पूंजी रहेगी, समाप्त हो जाएगी। तो लॉकडाउन समाप्त होने के बाद जब ये पुनः रोजगार करना शुरू करेंगे तो इन्हें किफायती दर पर कार्यशील पूंजी ऋण दिया जाएगा और वो अधिकतम सीमा है 10,000 रुपये और जिसकी अदायगी 1 वर्ष में मासिक किस्त पर की जाएगी और जो समय पर इसका भुगतान करेगा उसे ब्याज में जो है 7% की सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन ये ब्याज सब्सिडी जो है DBT के माध्यम से दी जाएगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उनके खाते में उसकी राशि ऐड की जाएगी। और इसमें कौन लाभान्वित होंगे, स्ट्रीट वेंडर जो कि 24 मार्च 2020 या उससे पहले स्ट्रीट वेंडर थे, यानी कि ये जो लॉकडाउन शुरू हुआ उसके पहले जो स्ट्रीट वेंडर के रूप में कार्य कर रहे थे। ऐसा नहीं कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद स्ट्रीट वेंडर के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया कहीं, वो नहीं, 24 मार्च 2020 से पहले जो लोग स्ट्रीट वेंडर थे वही इससे लाभान्वित होंगे। और इसका कार्यकाल जो है योजना का मार्च 2022 तक है और इसका क्रियान्वयन जो है सिडबी के द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को 20 मई 2020 को मंत्रिमंडल की स्वीकृति प्राप्त हुई। इसका क्रियान्वयन 5 वर्ष के लिए किया जाएगा। वो 5 वर्ष है 2020-21 से 2024-25 तक। और इसमें क्या है, लक्ष्य क्या है, मत्स्य पालन क्षेत्र की उत्पादकता जो कि वर्तमान में 3 टन प्रति हेक्टेयर है उसे बढ़ाकर 5 टन प्रति हेक्टेयर करना। साथ ही एक और लक्ष्य है, घरेलू मत्स्य उपभोग को जो कि वर्तमान में 5-6 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है उसे बढ़ाकर 2024-25 तक 12 किलोग्राम प्रति व्यक्ति करना। जो भी लक्ष्य है इसके अंतिम वर्ष तक, 5 वर्ष है, 2024-25 तक ये लक्ष्य को फुलफिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही कृषि अंतर्गत मत्स्य क्षेत्र का जो है ग्रॉस वैल्यू एडिशन वो वर्तमान में जो है 2018 में 7.28% था, इसे बढ़ाकर 9% करना इसका लक्ष्य रखा गया है। इसमें आयुष्मान भारत PMJAY यानी कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसका शुभारंभ किया गया था 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा रांची में। ये योजना जो है ये अकेली योजना नहीं है, 2 योजनाओं का समन्वय है। वे 2 योजनाएं कौन है, स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र और राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना, इन दोनों का ये समन्वय है। तो स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र के तहत जो है 1.5 लाख स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों की स्थापना की जाएगी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष का बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। और इसके लिए जो है डाटा 2011 की सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना जो है उसके आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि आर्थिक रूप से गरीब लोगों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। NIRF इंडिया रैंकिंग 2020, NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसका 5वां संस्करण जारी किया गया 11 जून 2020 को। इसमें उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग जारी की गई। एक तो ओवरऑल रैंकिंग जारी किया गया, उसके साथ साथ विभिन्न सेक्टर में भी। तो ओवरऑल रैंकिंग में देखिए पहले स्थान पर है
IIT मद्रास, दूसरे स्थान पर IISc बेंगलुरु, तीसरे स्थान पर IIT दिल्ली। कुल 10 में से जो है टॉप 10 में जो है ये देखिए IISc बेंगलुरु, JNU और BHU, इन तीनों को छोड़कर बाकी 7 जो हैं वो IITs हैं। तो टॉप 3 में तो देख लीजिए हैं, और JNU का स्थान 8वां है, BHU का स्थान 10वां है। और विभिन्न श्रेणियों में देखिए, विश्वविद्यालय श्रेणी में पहला स्थान है IISc बेंगलुरु का, दूसरा स्थान JNU, तीसरा स्थान BHU। और इंजीनियरिंग संस्थान में यहाँ देखिए, इंजीनियरिंग संस्थान में पहला स्थान IIT मद्रास का रहेगा, दूसरा स्थान IIT दिल्ली का रहेगा इंजीनियरिंग संस्थान में, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है। प्रबंधन श्रेणी में पहला स्थान IIM अहमदाबाद, दूसरा स्थान IIM बेंगलुरु का। चिकित्सा श्रेणी में एम्स नई दिल्ली पहले स्थान पर है। और पहली बार दंत चिकित्सा का भी रैंकिंग जारी किया गया, जिसमें शीर्ष स्थान पर देखिए है मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज दिल्ली, ये पहले स्थान पर है दंत चिकित्सा में। और कानून की श्रेणी में पहले स्थान पर है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 7 जून 2020 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर जारी किया गया फसाई के द्वारा। इसमें देखिए राज्यों को 3 भागों में विभाजित किया गया और उनकी रैंकिंग जारी की गई, बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्रशासित प्रदेश। तो देखिए बड़े राज्यों में शीर्ष पर कौन है, टॉप 3 और ये एंड सबसे पीछे, टॉप 3 और सबसे पीछे। तो बड़े राज्यों में टॉप 3 है, सब शीर्ष पर है गुजरात, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र और अंतिम स्थान झारखंड का है। छोटे राज्यों में शीर्ष पर है गोवा, दूसरे स्थान पर मणिपुर, तीसरे स्थान पर मेघालय और सबसे खराब स्थिति मिजोरम की है। केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप पर है चंडीगढ़, शीर्ष पर, दूसरे स्थान पर दिल्ली, तीसरे स्थान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंतिम स्थान लक्षद्वीप का है। द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, इसका शुभारंभ 4 जून 2020 को किया गया। केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी पहल का हिस्सा है ये। इसके तहत 2025 तक 1 करोड़ इंटर्नशिप का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत देश के सभी स्थानीय शहरी निकायों तथा स्मार्ट सिटी के नए स्नातकों को इंटर्नशिप का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। SGD इंडिया इंडेक्स 2.0 2019-20 के जारी किया गया नीति आयोग द्वारा। सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट, ये जो है UN का जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 को प्राप्त करने के संदर्भ में है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, समावेशी विकास लक्ष्य। इसके तहत जो है 2030 तक प्राप्त करना है, तो इसमें 100 अंक तक जारी किए गए हैं। रैंकिंग में जो सबको अंक जारी किया गया है, 100 अंक का मतलब कि 2030 तक जो प्राप्त करना था उसमें आप कितना प्राप्त किए। 100 अंक का मतलब आपने जो लक्ष्य था उसको पूरा प्राप्त कर लिया। तो भारत का जो है स्कोर इसमें 60 रहा ओवरऑल, यानी कि 2030 में जो प्राप्त करना है उसे 60% प्राप्त किया गया है, जबकि पिछली रैंकिंग में 57 था भारत का स्कोर। और SDG के तहत जो है 16 लक्ष्य रखे गए हैं और राज्यों की रैंकिंग तय की गई। इसमें देखिए कुल ओवरऑल रैंकिंग में केरल पहले स्थान पर है, 16 लक्ष्य हैं। तो सभी का 16 लक्ष्यों का अलग अलग भी रैंकिंग जारी किया गया, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि 16 लक्ष्य हो जाते हैं। तो उसमें जो सभी लक्ष्यों का संयुक्त रैंकिंग है उसमें केरल पहले स्थान पर है, 70 अंक प्राप्त हुआ है। हिमाचल प्रदेश 69 अंक प्राप्त हुआ है। केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी टॉप पर है 70 अंक के साथ, और दूसरे स्थान पर केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ पहले स्थान पर है 70 के साथ, और पुडुचेरी 66 के साथ दूसरे स्थान पर है। यानी कि इन सभी को मिला दीजिएगा केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को, तो देखिए केरल और चंडीगढ़ शीर्ष पर हो जाएंगे, दोनों का 70-70 स्कोर है। और देखिए इसमें राज्यों को 4 श्रेणी में विभाजित किया गया है: आकांक्षी, अच्छा प्रदर्शन, अग्रणी और लक्ष्य प्राप्तकर्ता। तो इस बार की जो रैंकिंग जारी की गई, इसमें आकांक्षी श्रेणी में कोई राज्य नहीं है, लक्ष्य प्राप्तकर्ता में भी कोई राज्य नहीं है। पिछली बार की रैंकिंग में आकांक्षी श्रेणी में 3 राज्य शामिल थे, उत्तर प्रदेश सहित, लेकिन सभी के प्रदर्शन में सुधार के बाद उन्हें वो अच्छा प्रदर्शन की सूची में आ गए हैं। वर्तमान में आकांक्षी में कोई नहीं है और लक्ष्य प्राप्तकर्ता में कोई नहीं है। सभी जो है अच्छा प्रदर्शन और अग्रणी, इन दोनों सूची में शामिल हैं। 14वीं
ASER 2019 अर्ली ईयर्स। ASER क्या है? एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, यानी कि 14वीं एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जारी किया गया 14 जनवरी 2020 को। वैश्विक स्तर पर अर्ली ईयर्स के रूप में 0 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों को लिया जाता है, यानी कि अर्ली ईयर्स जिसे कहा जाए प्रारंभिक वर्ष। तो वैश्विक स्तर पर 0 से 8 वर्ष की आयु तक के बच्चे को इस रूप में परिभाषित किया जाता है। लेकिन भारत में जो है ये एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जारी किया गया, तो एजुकेशन चूंकि नवजात बच्चे के लिए है नहीं उपयोगी, वैसे स्थिति में भारत में जो है ASER 2019 में 4 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों को शामिल किया गया है। एजुकेशन से संबंधित रिपोर्ट है ये, इसमें 4 से 8 वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया है अर्ली ईयर्स के इस रिपोर्ट में। इसमें कहा गया है कि 90% से अधिक बच्चे, 4 से 8 वर्ष की आयु के 90% से अधिक बच्चे किसी न किसी शैक्षणिक संस्थान में नामांकित हैं। सुशासन सूचकांक 2019 25 दिसंबर 2019 को ये जारी किया गया और ये पहला सुशासन सूचकांक है। सुशासन दिवस के अवसर पर जारी किया गया, यानी कि 25 दिसंबर को जो है सुशासन दिवस मनाया जाता है। इसमें राज्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया: बड़े राज्य, नॉर्थ ईस्ट तथा पहाड़ी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। इनमें देखिए इस सूचकांक में जो रैंकिंग प्रदान की गई उसमें शीर्ष पर कौन है? बड़े राज्यों में कुल 18 राज्यों में बड़े राज्य हैं, 18 राज्य इसमें। उसमें तमिलनाडु शीर्ष पर, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर कर्नाटक। नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी राज्यों की सूची में शीर्ष पर है हिमाचल प्रदेश, सेकंड है उत्तराखंड और थर्ड त्रिपुरा। केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर पुडुचेरी, सेकंड में चंडीगढ़ और थर्ड में दिल्ली। 10 क्षेत्रों के लिए कुल 50 संकेतकों का प्रयोग किया गया है इसमें, लेकिन हर एक क्षेत्र के लिए ऐसा नहीं कि 5-5 संकेतक हैं। सभी क्षेत्र के लिए जो है अलग अलग संकेतक की संख्या है और ओवरऑल कुल 50 संकेतक हैं। और बड़े राज्य जो कुल 18 थे उनमें उत्तर प्रदेश का रैंकिंग 18 में से 17 है, यानी कि नीचे से दूसरा है। वधावन में नया प्रमुख बंदरगाह। वधावन कहाँ है? महाराष्ट्र। वर्तमान में भारत में जो है 12 प्रमुख बंदरगाह थे। वधावन में 13वां प्रमुख बंदरगाह 5 फरवरी 2020 को स्थापना को मंजूरी प्राप्त हुई। ये 13वां होगा, इसके पहले 12 थे। और ये प्रमुख बंदरगाह के अतिरिक्त कई छोटे बंदरगाह भी हैं। तो दोनों में अंतर यह है, एक खास कि प्रमुख बंदरगाह का जो है संचालन केंद्र के अधीन होता है, जबकि छोटे बंदरगाहों का संचालन जो है राज्य सरकार के अधीन होता है। तो वधावन में जो है भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह स्थापित करने को मंजूरी प्राप्त हो गई है। इसका जो है विकास लैंड लॉर्ड मॉडल पर किया जाएगा। इसमें कुल लागत अनुमानित है 65,544.54 करोड़ रुपए। गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की गई। 8 जून 2020 को इसकी औपचारिक घोषणा की गई। एक खास बात यह है, पॉइंट जो कि अधिकांश लोग जिससे वंचित होंगे, उत्तराखंड का अस्थायी राजधानी अभी तक नहीं है। देहरादून जो है ये इसकी अस्थायी राजधानी है। अभी तक स्थापना के 20 वर्ष होने की स्थिति के बावजूद उत्तराखंड का परमानेंट राजधानी अभी तक घोषित नहीं किया गया है। गैरसैंण तो ग्रीष्मकालीन राजधानी है और देहरादून अस्थायी राजधानी है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए आंध्र प्रदेश 3 राजधानी से संबंधित विधेयक 20 जनवरी 2020 को पारित किया गया विधानसभा द्वारा और 3 राजधानी बनाने की सिफारिश की थी GN राव समिति ने। इसी सिफारिश को मानते हुए विधेयक पारित किया गया। 3 राजधानी कौन कौन से हैं और किस प्रकार के हैं, तो देखिए ये 3 राजधानी हैं विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल। विशाखापट्टनम जो है वो है कार्यकारी राजधानी, अमरावती विधायी राजधानी और कुर्नूल न्यायिक राजधानी। और एक महत्वपूर्ण बिंदु है आंध्र प्रदेश से संबंधित। 27 जनवरी 2020 को आंध्र प्रदेश विधानसभा ने विधान परिषद के उत्साध हेतु यानी उन्मूलन हेतु वैधानिक प्रस्ताव पारित किया। और क्यों? विधानसभा जो विधेयक पारित करके विधान परिषद में भेजती थी उसके वहां पारित नहीं होने की स्थिति में परेशानी बढ़ गई थी, जिसके कारण सरकार ने वहां प्रस्ताव लाकर विधानसभा में
विधान परिषद के उत्साह हेतु ही प्रस्ताव पारित किया। ऐतिहासिक बोडो समझौता संपन्न हुआ 27 जनवरी 2020 को, और यह थर्ड था, तीसरा बोडो समझौता था। सबसे पहला जो है फरवरी 1993 में समझौता हुआ था, उसके बाद फरवरी 2003 में समझौता हुआ, और 27 जनवरी 2020 को ये तीसरा समझौता संपन्न हुआ। इसमें 3 पक्षकार रहे, केंद्र सरकार, असम सरकार और बोडो प्रतिनिधि। बोडो समझौता है, बोडो ये असम की जनजाति है। बोडो असम की सबसे बड़ी जनजाति समुदाय है, जो कि वहां की आबादी का लगभग 5-6% हिस्सा है, और इसका संकेंद्रण मुख्यतः ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के उत्तरी क्षेत्र में है। कोलकाता पत्तन न्यास का पुनर्नामकरण किया गया। किसके नाम पर किया गया? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किया गया, और इसका नाम अब होगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन न्यास। 12 जनवरी 2020 को इस पत्तन के 150वें वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका नाम बदला गया। यह देश का सबसे बड़ा नदी पत्तन है। एक तथ्य और आपको बता दें, 2017 में कांडला पत्तन न्यास का नाम बदलकर दीनदयाल पत्तन न्यास किया गया था। देश का नया राजनीतिक मानचित्र 8 नवंबर 2019 को जारी किया गया। ये 9वां संस्करण था देश के राजनीतिक मानचित्र का। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किया गया था, और जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद जो जम्मू कश्मीर का 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन हुआ, उसके बाद ये जरूरी हो गया था। जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ है। उसके बाद 8 नवंबर को नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया गया है देश का। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राज्यसभा का 250वां सत्र। राज्यसभा का 250वां सत्र 18 नवंबर 2019 से 13 दिसंबर 2019 के बीच चला। 2019, और ये पहली बैठक, राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। तो इसमें लगभग 67 वर्ष हो गए। तो पिछले 67 वर्षों में पहली बार राज्यसभा में सदस्यों द्वारा मूल भारतीय भाषाओं जैसे कि हिंदी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, बंगाली एवं संथाली में अपनी बातें रखी गई। पीएम किसान संपदा योजना के तहत 32 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई 27 फरवरी 2020 को, और ये 32 परियोजनाएं, इनका विस्तार जो है देश के 17 राज्यों में है। इनका कार्यान्वयन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। कुछ विविध तथ्य देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 2023 तक सभी ग्रामीण घरों में नल से जल उपलब्ध कराने की घोषणा की है। 4 अगस्त 2020 को असम के लिए एक टीवी चैनल का उद्घाटन किया गया। 30 जुलाई 2020 को भारत के सहयोग से निर्मित मॉरिशस के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया गया। 27 जुलाई 2020 को भारत ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज इंजन सौंपे रेलवे इंजन 27 जुलाई को। 7 जुलाई 2020 को विश्व बैंक ने गंगा के कायाकल्प हेतु $400 मिलियन प्रदान किए। ये भी महत्वपूर्ण है। भारतीय रेलवे ने 2030 तक हरित रेलवे बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारतीय रेलवे ने 2023 तक सभी ब्रॉडगेज मार्गों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें ये सभी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 2024 तक देश के सभी ग्रामीण घरों तक पाइपलाइन के द्वारा जल पहुंचाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री द्वारा जल जीवन मिशन की घोषणा की गई। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा ब्लू फ्लैग प्रमाणन हेतु देश के 12 समुद्री तटों का चयन किया गया है। लेह में सिंधु नदी पर बने सबसे लंबे सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और दोस्तों, इस सीरीज को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। हर एक सेगमेंट को लाया जाएगा धीरे धीरे। हम कोशिश करेंगे कि हर दिन एक एक सेगमेंट लाया जाए। और दोस्तों, हमारे हर एक सीरीज को, इसके हर सीरीज को देखिए। और हमारे सभी वीडियो यदि आप देखते हैं करंट अफेयर्स के, तो करंट अफेयर्स के लिए आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी नहीं। ये तो घटना चक्र चल रहा है। इसके पहले पीडी का
हर महीने का पिछले 2 वर्षों से भी अधिक समय से कंप्लीट है। हर एक महीने का पीडी एक्सप्लेनेशन सहित और एमसीक्यू दोनों रूपों में तैयार किया गया है। और एमसीक्यू तो पिछले 1 वर्ष में 2020 में ही लगभग 4000 से अधिक एमसीक्यू आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं हर महीने का, जनवरी से अब तक। और एक्सपेंशन सहित हम पीडी का कर चुके हैं पहले ही, हर एक महीने का महीने वाइज बनता था। घटना चक्र का ये चल रहा है। इसके बाद हम लोग परीक्षा मंथन का भी एक्सपेंशन सहित करेंगे दोस्तों, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और करंट अफेयर्स के साथ साथ यदि आप अन्य सेगमेंट का भी हमारा वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। जैसे हर एक सेगमेंट का मास्टर वीडियो बना हुआ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सभी के एमसीक्यू हैं। जैसे कि हिस्ट्री के 2021 एमसीक्यू हैं, साइंस के 2000 एमसीक्यू हैं, इसी तरह ज्योग्राफी के भी 1500 एमसीक्यू हैं, पॉलिटी के 700, इकोनॉमिक्स के 700, जीके का विविध का 1500 का एमसीक्यू बना हुआ है। इन सभी का मास्टर वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप यदि नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लिंक में जाकर इन सभी वीडियोज और पीडीएफ से लाभान्वित हो सकते हैं। हमारा अगला वीडियो जल्दी ही आएगा, उसे देखना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।